हेलो एवरीवन, मैं आपका जीएस मेंटर प्रकाश राज आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस अड्डा विद पीसी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आप मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, इसके लिए आपका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। और मैं इसी तरह आपके लिए हमेशा जनरल साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज और कुछ टाइम में आपके लिए टॉपिक वाइज अपन जनरल साइंस पढ़ने वाले हैं। जो ही अपना ये जनरल साइंस सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद में अपन टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे। तो आप तैयार रहिए और अपन अभी बढ़ते हैं अपने जनरल साइंस सीरीज 19th की ओर। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा फ्रेंड, आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें और मुझे अपना प्यार दें ताकि मैं आपके लिए और अच्छा कुछ कर पाऊँ। तो फ्रेंड, इसके लिए बस इतना सा है कि आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार प्रदान करें। बढ़ते हैं अपन अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तक जनन सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? ए नजेली, 2 सीमट, 3 हैंस्टिन और 4 फास्टर। तो आपको बताना है जो उत्तक जनन का टिश्यूज जो थ्योरी है वो सबसे पहले किसने प्रदान की थी? तो ये दी थी, इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन 3 हैंस्टिन ने। यानी कि उत्तक जन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? हैंस्टिन ने सबसे पहले उत्तक जन सिद्धांत के बारे में अपनी राय प्रस्तुत की थी, अपनी इसको प्रतिपादित किया था। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है? ए अरस्तु, 2 डार्विन, 3 लेमार्क, 4 थियोफ्रेस्टस। तो आपको बताना है जो हिस्टोरिया एनिमेलियम जो जंतुओं के स्टोरी से रिलेटेड उनके बारे में विशेष प्रकार से अध्ययन करने के लिए जो पुस्तक तैयार की गई, उसके लेखक कौन है? तो डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 अरस्तु। यानी कि अरस्तु ने सबसे पहले हिस्टोरिया एनिमेलियम नामक पुस्तक की रचना की थी। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? ए वृक्षों व वनस्पति की खेती, 2 पादप जीवन का विज्ञान, 3 बागवानी कला, 4 फसल उगाने की कला। तो आपको बताना है फ्रेंड जो वृक्ष संवर्धन है वो किसका अध्ययन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 वृक्षों व वनस्पति की खेती। यानी कि वृक्ष संवर्धन के अंतर्गत वृक्षों व वनस्पति की खेती की जाती है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? आपको बताना है फ्रेंड चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन हो जो एक दूसरे से मेल नहीं खाता है। नंबर 1 है फूलों की खेती, फ्लोरिकल्चर से रिलेटेड है, 2 सब्जियों की खेती, हॉर्टिकल्चर से, 3 फसलों की खेती, एग्रोनॉमी, और 4 फलों की खेती, पोमोलॉजी। तो आपको बताना है कौन सा ऐसा ऑप्शन हो जो बिल्कुल सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 सब्जियों की खेती, हार्टिकल्चर। कहने का मतलब सब्जियों की खेती उसको हार्टिकल्चर नहीं कहा जाता। इसके अलावा अपन बात करें फूलों की खेती, तो फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं, 2 फसलों की खेती को एग्रोनॉमी में के अंतर्गत की जाती है, और पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों की खेती की जाती है। ओके फ्रेंड, तो इसका जो सही आंसर होगा सब्जियों की खेती, जो हार्टिकल्चर नहीं होती है। बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की ओर। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन है? लीनियस, 2 थियोफ्रेस्टस, 3 इचिंसन और 4 एंगलर। तो आपको बताना है जो द्विनाम पद्धति जो दी गई थी उसके जन्मदाता कौन थे, उसके रचयिता कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कैरोलस लीनियस। यानी कि कैरोलस लीनियस ने सबसे पहले द्विनाम पद्धति की जानकारी दी थी, उसके जन्मदाता हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे अधिक गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? 1 मनुष्य में, 2 टेरिडोफाइट्स में, 3 हाथियों में, 4 एंजियोस्पर्म में। तो आपको बताना है कि सबसे ज्यादा गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन होगा राइट आंसर होगा 2 टेरिडोफाइट्स। यानी टेरिडोफाइट तरह के शैवाल के रूप होते हैं। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा होते हैं जो शैवाल के रूप होते हैं, और इनमें सबसे अधिक मात्रा में गुणसूत्र पाए जाते हैं। बात करें मनुष्य की, तो मनुष्य में 46 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, और उन्हीं के द्वारा मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया संपन्न होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? नंबर 1 साइकस, 2 पाइनस, 3 सिलेजिनेला, 4 सिकोया। यानी कि आपको बताना है कि चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 पाइनस। यानी कि पाइनस के द्वारा किसको प्राप्त किया जाता है? चिलगोजे को प्राप्त किया जाता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तेल प्रदूषण में प्रयुक्त नियंत्रण में होने वाला सुपर बग क्या है? 1 कवक विकृति, 2 जीवाणु, जलपिस्सू, 4 शैवाल विकृति।
तो आपको बताना है जो तेल प्रदूषण होता है उसमें जो नियंत्रण के लिए जो सुपर बग होता है उस सुपर बग को कि वो किसके लिए जिम्मेदार होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 जीवाणुओं के लिए। यानी कि जीवाणुओं के जो तेल प्रदूषण में जो नियंत्रण में वाला सुपर बग है वो एक प्रकार का जीवाणु होता है जो तेल को प्रदूषित करने, जब तेल प्रदूषित हो तो नियंत्रण में सहायता प्रदान करता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दमा व खांसी रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? आपको बताना है फ्रेंड, जो दमा की शिकायत होती है, श्वास की शिकायत होती है या खांसी होती है तो उसके रोग के निदान के लिए इफेड्रिन नामक एक औषधि प्राप्त की जाती है। वो किस पौधे से प्राप्त की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 इफेड्रा से। इफेड्रा नामक पौधे से प्राप्त की जाती है इफेड्रिन औषधि जो दमा व खांसी के रोग में काम आती है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहते हैं? एक साइकस, 2 सीलेजिनेला, 3 चिलगोजा और 4 कोनीफा। यानी कि जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन 3 चिलगोजा। यानी कि चिलगोजे को जिम्नोस्पर्म का मेवा कहा जाता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स का कारण है 1 T4 लिम्फोसाइट्स, 2 उच्च रक्तदाब, 3 राइबोफ्लेविन की कमी, 4 जीवाणु संक्रमण। तो आपको बताना चाहिए एड्स का इनमें सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए T4 लिम्फोसाइट्स। जो T4 लिम्फोसाइट्स होते हैं उनके द्वारा एड्स फैलता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सार्स क्या होता है? SARS क्या होता है? सार्स एक 1 संगठन, 2 विषाणु जनित रोग, 3 युद्धपोत, 4 संचार प्रणाली। तो आपको बताना है कि सार्स क्या है। तो डियर फ्रेंड, सार्स एक प्रकार का विषाणु जनित रोग होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 विषाणु जनित रोग। यानी कि जिस तरह से वर्तमान में जो कोविड-19 ने अपना कहर बरपा रखा है, जो एक विषाणु एक वायरस द्वारा होने वाला रोग है, इसी प्रकार से जो सार्स होता है वो भी एक विषाणु जनित रोग होता है। ओके फ्रेंड, तो डियर फ्रेंड्स आज वर्तमान में जो ये कोरोना महामारी फैल रही है तो इसके लिए मैं आपको बस इतना सजेस्ट करूंगा, इसके रिलेटेड जो भी सिम्टम्स दिए गए हैं, इनकी जो लक्षण बताए गए उनको आप उनका पालन करें, उनको अच्छे से अपने जीवन में डालें, अपने घर में रहें और ज़्यादा से ज़्यादा हो उसके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। साथ में अपने को अगर आप खांसते हैं छींकते हैं तो अपने मुंह पे हाथ या अपना कोई भी टिश्यू पेपर रखें और घर से बाहर निकलें तो मास्क का प्रयोग जरूर करें फ्रेंड। ये अगर आपको इस कोविड-19 से अपने आप को बचाए रखना है तो इनका सबका आपको पालन बहुत ही ज़रूरी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा उपधातु है? आर्सेनिक, 2 एंटीमनी, 3 बिस्मिथ और 4 इनमें से कोई नहीं। तो आपको उपधातु बताना, तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये सारी धातुएं हैं, इनमें कोई भी एक उपधातु नहीं है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना, यह सबसे सर्वप्रथम किसने बताया था? सबसे पहले किसने कहा था? तो नंबर 1 डाल्टन ने, 2 कणाद ने, 3 रदरफोर्ड ने और 4 आवोगाद्रो ने। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन 2 कणाद। यानी कि कणाद ऋषि ने सबसे पहले ये कहा था कि जो विश्व में जो जितने पदार्थ बने हुए हैं वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? 1 चैडविक, 2 युकावा, 3 एंडरसन, 4 रदरफोर्ड। तो पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता के बारे में बताना है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 एंडरसन। कि एंडरसन ने सबसे पहले पॉजिट्रॉन की खोज की थी। ओके फ्रेंड, तो आप समझ पाओगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ल्यूमेन किसका मात्रक है? 1 ज्योति तीव्रता का, 2 ज्योति फ्लक्स का, 3 उपयुक्त दोनों का और 4 इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन 2 ज्योति फ्लक्स। यानी कि ज्योति फ्लक्स का किसका मात्रक है? ल्यूमेन का मात्रक होता है। यानी कि ज्योति फ्लक्स का मात्रक कौन होता है? ल्यूमेन होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? डेसिबल ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है, 2 अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, 3 समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है, 4 सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है। तो आपको बताने में कौन सा सही नहीं है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। यानी कि सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं है। इसके अलावा डेसिबल द्वारा ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, अश्वशक्ति शक्ति को मापने की इकाई है और समुद्री मील नौ संचालन में दूरी को मापने की इकाई है। ओके फ्रेंड, आई होप आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक खगोलीय इकाई संबंधित है सूर्य व पृथ्वी के बीच की दूरी,
2 चंद्रमा व पृथ्वी के बीच की दूरी, 3 सूर्य व चंद्रमा के बीच की दूरी, 4 इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है जो खगोलीय इकाई होती है वो किससे रिलेटेड है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सूर्य व पृथ्वी के बीच की दूरी। ओके फ्रेंड, तो आपको इसके जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, सूर्य व पृथ्वी के बीच की दूरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन का तृतीय नियम, 2 न्यूटन का द्वितीय नियम, 3 न्यूटन का प्रथम नियम और 4 आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो आपको बताना है कि जो रॉकेट होती है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 न्यूटन का तृतीय नियम, क्योंकि न्यूटन का जो तृतीय नियम होता है उस सिद्धांत के ऊपर रॉकेट कार्य करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा होती है, 1 गतिज ऊर्जा, 2 स्थितिज ऊर्जा, 3 ऊष्मा ऊर्जा, 4 रासायनिक ऊर्जा। तो आपको बताना जो घड़ी की स्प्रिंग होती है वो किस सिद्धांत में, इसमें कौन सी ऊर्जा संगठित रहती है, कौन सी ऊर्जा उसमें एकत्रित रहती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 स्थितिज ऊर्जा। यानी कि जो घड़ी की स्प्रिंग होती है उसमें स्थित ऊर्जा भंडारित रहती है और उसी के आधार पर घड़ी अपना कार्य करती है। ओके फ्रेंड, तो डियर फ्रेंड्स थैंक्स, आज के लिए इतना ही। और फ्रेंड्स बस इतना से कहूँगा कि दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, क्या आपको वाकई लगता है ये वीडियो आपके किसी फैमिली मेम्बर या आपके किसी दोस्त जो कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है, तो आप जाइए और अपने फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जिससे अब इतना होगा कि आपके फ्रेंड को कहीं ना कहीं अच्छा फील होगा, वो आपको थैंक्स कहेगा और मेरा भी एक छोटा सा मैसेज है वो उन तक पहुँच पाएगा। मैं इनसे मोटिवेट रहूँगा और आपके लिए अच्छा सा कंटेंट लाने की कोशिश करता रहूँगा। तो डियर फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। डियर फ्रेंड्स इससे जो पीछे वाले वीडियो आप एंड स्क्रीन पे आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं और जितना भी हो सके आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें और अपने जीएस नॉलेज को बढ़ाएं फ्रेंड। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत।